Hello guys, I am Piyush Goyal and today we are going to start a very basic chapter of a chemistry, mole concept. Okay, it is the easiest chapter that we are going to do in the entire chemistry. Alright. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी पुरानी चीजें उठाएंगे जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं, लाइक एटम. I suppose we all know what is atom. Atom is basically the smallest particle that cannot be divided further. ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है, डाल्टन्स थ्योरी में सबने पढ़ी हुई है, इसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं कि एटम एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. वो एक सबसे छोटा पार्टिकल है दैट कैन बी क्रिएटेड और दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड टू. ऑलराइट, एटम हो गया. एटम का एग्जांपल लें, सपोज हाइड्रोजन एटम. ठीक है, हाइड्रोजन एटम क्या है? हाइड्रोजन एटम इज अ सिंगल पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है. कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक हाइड्रोजन के एटम की बात करता हूं, उसमें सिर्फ एक एटम होगा, मतलब सिर्फ एक पार्टिकल होगा जिसमें हम और ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते जिसे. ऑलराइट, व्हाट अबाउट मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल भी पता है हम लोगों को क्या होता है. मॉलिक्यूल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स. ठीक है, बनाना बहुत आसान है. हाइड्रोजन अगर एक एटम था, उसके लिए एक मॉलिक्यूल बनाना है, कैसा बनेगा? 2 हम एटम्स लेंगे हाइड्रोजन के, उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, क्या बन जाएगा? एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसमें 2 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के. बिल्कुल ठीक बात है. इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक और एलिमेंट लेते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन, कॉमन सी गैस है. उसके लिए अगर एटम की बात करते हैं, एटम क्या होता? O, जो उसका केमिकल सिंबल है, सिर्फ एक एटम. इसी तरह से अगर 2 ऑक्सीजन के एटम्स लेके जोड़ देते हैं, क्या बनेगा? एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, O2, जिसमें 2 एटम्स है. ठीक है, इसी तरह से एक और कॉमन गैस है नाइट्रोजन. एटम होगा सिंगल एटम, और मॉलिक्यूल की बात करें तो 2 एटम्स को लेके जोड़ दिया. ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे हम जितने भी मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं उसमें जितने भी एटम्स हैं वो एक ही टाइप के हैं. लाइक इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन, इट हैज ओनली हाइड्रोजन एटम्स. इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, इट हैज ओनली ऑक्सीजन एटम्स. बट अगर हम कुछ ऐसा चाहें कि जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स आ सके, एक से ज्यादा टाइप के एटम्स आ सके, ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता है? द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स होता है. उसको हम नाम देते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल का नाम देते हैं हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल. ठीक है ना, हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल. इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली, या फिर नाम से नहीं जाते, हमें नाम से मतलब नहीं है, हम क्या कहेंगे? 2 एटम्स अलग अलग टाइप के उठाएंगे. फॉर एग्जाम्पल एक लिया हमने कार्बन, बहुत कॉमन सा एलिमेंट है. कार्बन का एक एटम लिया, एक एटम लिया ऑक्सीजन का, दोनों को हमने अटैच कर दिया, क्या बन जाएगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. कॉमनली सुनी हुई है, बिल्कुल वही गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें 2 एटम्स है, वही जैसे इन वाले मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स थे. इट हैज ऑल्सो हैज 2 एटम्स. बट इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें 2 टाइप के एटम्स है. एक एटम है कार्बन का, एक एटम है ऑक्सीजन का. जबकि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे दोनों एटम्स सेम टाइप के थे. दिस इज द बेसिकली डिफरेंस. ठीक है, सो आई सपोज दैट यू आर नाउ क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल. लेट्स मूव फर्दर. ओके, so now when we have learned about atom and molecule, let's move further to atomic mass, a very important concept. I suppose ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, बट एक फिर भी एक रिव्यू ले लेते हैं एटॉमिक मास का. एटॉमिक मास एज द नेम सजेस्ट क्या होगा? एक एटम का मास. अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज एटॉमिक मास, शायद कुछ लोग कहोगे एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 एटम. ठीक है, मैं कहूंगा कि आपका आंसर सही है बट नॉट कंप्लीटली. व्हाई? बिकॉज atomic mass is the mass of 1 atom. It is correct, but it is not the actual mass. It is relative mass. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू ना मेजर करके उसको किसी कंपैरिजन में मेजर करते हैं. बहुत सीधा सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज मेरे पास 2 नंबर्स हैं, 2 और 4. ठीक है, अब मैं पूछता हूँ कि 2 की वैल्यू क्या है. सीधी सी बात है, इट्स वैल्यू 2 is 2 एंड 4 is 4. बट अगर मैं इसी चीज को रिलेटिवली पूछूं कि मेरे को ये बताओ कि 4 की वैल्यू 2 के रिस्पेक्ट में कितनी है, हम आसानी से बता सकते हैं इट इज एग्जैक्टली डबल. हाउ? 4 is 2 into 2, मतलब जो 2 था उसको डबल करते तो 4 आ जाता है. दैट इज द रिलेटिव मेजरमेंट. मतलब हमारे पास एक एक्चुअली रेफरेंस होती है, उस रेफरेंस से हम कंपेयर करते हैं जिस चीज की हमें मेजरमेंट लेनी होती है. इसी चीज को अब नए कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं.
सपोज एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज हमने लिया ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मेजर करना है, ओके। तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करेंगे, एक रेफरेंस से, अब रेफरेंस भी डिसाइड करनी पड़ेगी। सो ये डिसाइडेड है कि हमारे पास एटॉमिक मास को कंसीडर करने के लिए एक रेफरेंस होती है विच इज कार्बन, और मोर स्पेसिफिकली इट इज कार्बन 12, एक कार्बन का वो वाला आइसोटोप जिसमें मास नंबर 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/12 ऑफ वेट ऑफ वन एटम ऑफ आर रेफरेंस, हमारी रेफरेंस क्या है C12, बस खत्म। एटॉमिक मास यही होता है, क्या होता है कि वेट ऑफ द वन एटम ऑफ द एलिमेंट दैट यू आर गोइंग टू कंसीडर डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, जो हमारी रेफरेंस है। बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। एक चीज और समझ में आती है यहाँ से कि हम अगर कंसीडर करते हैं एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास एक एक्चुअली मास नहीं है, वो एक रिलेटिव नंबर है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक मास इज नॉट अ मास बट इट्स अ नंबर। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम रेशो ले रहे हैं बेसिकली। तो रेशो से तो क्या आता है, एक नंबर निकल के आता है ना, कोई पैरामीटर निकल के आता नहीं कि हमारे पास ऐसे मास आएगा, ये वेट आएगा, यहाँ से एक नंबर आएगा, बट उसका एक हमने यूनिट डिसाइड कर रखा है विच इज, इसका ऐसा यूनिट टेक AMU। व्हाट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एक बहुत ही छोटा यूनिट जो हम कंसीडर करते हैं एटॉमिक मास की वैल्यूज कंसीडर करने के लिए, ओके। अब एटॉमिक मास यूनिट को अपने जनरल डेली लाइफ यूनिट से भी रिलेट करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल करना पड़ेगा कि जो हमारे पास ये AMU है, इसको हम किसी तरह से कुछ कैलकुलेशन करके, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपने जनरल यूनिट्स जो केजी, ग्राम्स, ये होते हैं ना डेली लाइफ में यूज करने वाले मास के यूनिट्स, उनमें आ सके। वो कैसे आएंगे, उसके लिए एक सीधा सा कन्वर्जन है। व्हाट 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, या फिर ऐसे यूनिट्स में करना हो तो क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। बिल्कुल सिंपल सा कन्वर्जन है कि अगर AMU और kg में कन्वर्जन चाहिए हो, ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर विद दिस? नाउ टेक सम एग्जांपल ऑफ एटॉमिक मास। सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ऑक्सीजन का। अभी ये लंबी सी डेफिनेशन तो पढ़ ली कि रेफरेंस के वेट से, वेट का 1/12 लो और उससे डिवाइड कर दो, बट इतनी लंबी कैलकुलेशन हम रेयरली कभी करेंगे। हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास याद कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए हम ये जानते हैं कि इसका एटॉमिक मास जो है वो, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका मास नंबर 16 होता है। दिस वी ऑल नो, ठीक है। इसी तरह 16 और यूनिट तो लगाना जरूरी है विच इज AMU। इसी तरह से कोई और एलिमेंट लो, सपोज हमने जो रेफरेंस ली थी कार्बन, कार्बन पे आते हैं। कार्बन का क्या मास है, कार्बन का एटॉमिक मास है इट्स 12 AMU। समझ में भी आता है क्यों, अगर भैया हम बात करते हैं कि कार्बन का मास लेना है, एक एटम का मास या फिर वेट, वो 12 होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि उसका मास नंबर 12 है, ओके। डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ, नाउ सपोज लाइक दिस, 1/12 into weight of carbon, one atom of carbon, which is we all know 12. This cancel out and we get 12. तो मतलब कार्बन का मास 12 आ गया। और कौन सा एलिमेंट लें, सपोज नाइट्रोजन ले लेते हैं। अब नाइट्रोजन के केस में क्या होगा, 14। ये वैल्यूज हमें याद करनी पड़ेंगी। क्यों, अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में ये वैल्यूज डायरेक्टली इंप्लीमेंट करनी होती है। ऐसा नहीं कि हमें कोई डेटा टेबल दी जाएगी, हम वहां से यूज कर लेंगे वैल्यू। ये वैल्यूज हमें याद रखनी है कि किस एलिमेंट के लिए क्या एटॉमिक मास होता है, क्या उसका एटॉमिक नंबर होता है, एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, तो आपके मॉड्यूल में बल्कि एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में से आप रीडिंग कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट है, उसका सिंबल क्या है और उसका एटॉमिक मास क्या है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू मॉलिक्यूलर मास। लेट्स टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर मास। जैसे एटॉमिक मास के लिए बात हुई कि दैट इज द रिलेटिव मास ऑफ वन एटम, इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास के लिए कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास इज द रिलेटिव मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल सी बात है। अब वो अपने पुराने मॉलिक्यूल्स उठा लेते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसीडर करा था। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, और दोनों एटम्स का मास क्या है,
दोनों का मास 1 AMU है, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU होता है। क्या करेंगे? 2 इंटू 1, मतलब जितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स इंटू द मास ऑफ 1 एटम। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इट कम्स आउट टू बी 2 AMU। खत्म। इसी तरह से ऑक्सीजन ले लो। सपोज ऑक्सीजन के लिए अभी बात हुई थी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, दैट वाज 16। सो O2 के लिए क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल के लिए कितने एटम्स हैं, 2, तो 2 इंटू 16 विच कम्स आउट टू बी 32 AMU। ऑलराइट, अब कोई दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें हमने कहा था कि सारे एटम्स एक जैसे ना हो। फॉर एग्जांपल हमने एक मॉलिक्यूल लिया था CH4 ले लेते हैं। अब CH4 क्या है, एक एटम कार्बन का है, 4 एटम हाइड्रोजन के हैं। इसके लिए कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, बिल्कुल अपनी बेसिक डेफिनेशन पे जाओ मॉलिक्यूलर मास की। क्या थी, जितने भी एटम्स हैं उन सबका मास या फिर पूरे मॉलिक्यूल का मास, जो कि क्या होगा, जितना भी उसमें स्टफ है उस सबका मास ऐड कर दो, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर मास। लेट्स ट्राई इट आउट। कार्बन के लिए क्या बात हुई थी, एटॉमिक मास क्या होता है, दैट वाज 12 इंटू 1, या फिर अदर वे राउंड 1 इंटू 12, एक एटम है और 12 एक एटम का मास है। प्लस कार्बन का मास तो कंसीडर कर लिया, दूसरे टाइप के एटम्स लेते हैं हाइड्रोजन वाले। उसमें क्या होगा, कितने एटम्स हैं, 4, एक का मास कितना है, 1, तो ये बन जाता है 12 प्लस 4 विच इज नथिंग बट 16 AMU। ओके, नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। जितने भी एटम्स है ना उन सब का एटॉमिक मास ऐड कर दो, यू विल गेट मॉलिक्यूलर मास। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेते हैं। लेट अस कंसीडर एग्जांपल नंबर 2 ऑफ योर मॉड्यूल। इसमें क्या है, वी हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल व्हिच इज C6H12O6। ठीक है, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सीधा सा मेथड है, नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट। लाइक 6 इंटू कितना होता है कार्बन का एटॉमिक मास, याद हो गया अब तो, 12, प्लस हाइड्रोजन के लिए कितने एटम्स हैं, 12, एंड एक का मास कितना होता है, 1, प्लस ऑक्सीजन के लिए कितने एटम्स हैं, 6, प्लस सॉरी इंटू मास कितना होता है एक का, दैट वाज 16। कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे सामने 72 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 विच इज 96। तीनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 72 प्लस 12 विच इज 84 प्लस 96, 180 AMU. So now we can say that mass of one molecule of C6H12O6 is 180 AMU. In fact, आप लोग आगे चल के देखोगे कि this molecule is commonly known as glucose. हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज इज दिस मॉलिक्यूल, उसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है। तो उसका एक मॉलिक्यूल का अगर मास कंसीडर किया जाए, दैट कम्स आउट टू बी 180 AMU. ऑलराइट, ओके, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास तो सीख लिया कि कैसे निकाला जाता है। एक सिंपल सा एलिमेंट का एग्जांपल लेके चलूंगा मैं। सपोज क्लोरीन की बात की जाती है। क्लोरीन या फिर एग्जांपल लेने से पहले हम एटॉमिक मास को एक आसान तरीका निकालने का ये देख सकते थे कि अभी तक जो हमने एलिमेंट्स लिए थे उनके लिए एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों सेम थे कि नहीं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता था तो हाइड्रोजन के लिए मास नंबर कितना होता है, 1, एटॉमिक मास 1, सेम हो गया, बात बनती है। ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, ऑक्सीजन के लिए मास नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है और एटॉमिक मास भी 16 है, तो इसके लिए भी मैच कर रहा है। कार्बन के लिए मास नंबर 12 और एटॉमिक मास भी 12, वहां पे भी मैच कर रहा है। मतलब कॉमनली जितने एलिमेंट्स लिए थे सबके लिए मास नंबर और एटॉमिक मास मैच करते हैं। बट अगर मैं क्लोरीन का एग्जांपल लूं, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक मास अगर आप टेबल से पढ़ो तो वहां पे आपको दिखेगा 35.5 इट्स एटॉमिक मास। ओके, 35.5। अब वापस जाते हैं, हमने कभी ये पढ़ा हुआ है कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या फिर इन शॉर्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब बेसिकली मास नंबर एक इंटीजर होगा और इनफैक्ट एक होल नंबर होगा जिसमें पॉजिटिव इंटीजर ही लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली नंबर काउंट कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या चीज है, ये एटॉमिक मास 35.5 आ रहा है विच इज नॉट एन इंटीजर। मतलब या तो हमारे पास जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का समय है वो 35 हो सकता है, 36 हो सकता है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि 35.5 हो सकता है, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्या करते हैं, ये आया कहां से, ये तो बड़ी अजीब सी चीज हो गई, ये मैच क्यों नहीं कर रहा। अब इसके रीजन पे जाते हैं। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि आइसोटोप्स नाम की चीज होती है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर दो स्पीशीज जिनके लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर इज डिफरेंट। जैसे अगर बात की जाए क्लोरीन की, तो क्लोरीन के लिए हमारे पास ये पक्की बात है, अगर क्लोरीन की बात की जा रही है तो उसमें एटॉमिक नंबर 17 ही रहेगा, जिसको हम सबस्क्रिप्ट में मेंशन करते हैं। ओके, अगर इसके मास नंबर की बात की जाए तो इसका मास नंबर 35 भी हो सकता है। मास नंबर बात हुई थी ना, इंटीजर होता है, ठीक है इंटीजर है, लेकिन एक और इसका आइसोटोप होता है जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा बट मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 37। ओके, अब यहाँ पे आई है नई स्टोरी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, हम बात करते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है। अब मैं अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो वहां पे मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि मैं कौन से आइसोटोप की बात कर रहा हूँ। देन व्हाट, तो उसके लिए उस सीन में क्या करते हैं कि अगर हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं ना, तो वो एक तरह से एवरेज होगा। मतलब ये वाला आइसोटोप भी, ये वाला आइसोटोप भी, क्योंकि अगर हम कहीं नेचर में से एक सैंपल लेते हैं क्लोरीन का, तो उसमें दोनों आइसोटोप होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, वो हम कंसीडर कर लेंगे बाद में। लेकिन ये पक्की बात है कि वो सैंपल में दोनों एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि इसका एटॉमिक मास 35 है, इसका 37 है, नहीं, हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। एवरेज लेने का तरीका क्या है, वो बहुत सिंपल है, दो चीजें पता होनी चाहिए, जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सब के लिए मास नंबर, जो कि अभी हमें पता है। दूसरी चीज इनकी एबंडेंस, जो अभी मैं प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज कर रहा था, कि अगर एक सैंपल उठाते हैं तो उसमें उस सैंपल में क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्लोरीन का ये वाला आइसोटोप आएगा, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है ये वाला आइसोटोप आएगा। दैट प्रोबेबिलिटी इज 75% हियर एंड 25% हियर। ठीक है, ये एक डेटा ले लिया मैंने कि अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन में मेरा मतलब है कि 75% ये वाली क्लोरीन होती है, 25% ये वाली क्लोरीन होती है। व्हाट नेक्स्ट, इसके लिए अब सिंपल प्रोसीजर फॉलो करेंगे 35.5 पे आने के लिए। व्हाट इज दैट, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, %75 ऑफ 35 मीन्स जितनी उसकी एबंडेंस है या फिर रिलेटिव एबंडेंस है या फिर जितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है इनटू उसका मास नंबर। सिमिलरली प्लस जितना दूसरे वाला आइसोटोप की प्रोबेबिलिटी है इनटू उसका मास नंबर, मतलब 25/100 इनटू 37। ठीक है ना। अब यहाँ पे तीसरा आइसोटोप तो है नहीं, अगर तीसरा चौथा आइसोटोप भी होता तो उनके लिए भी सेम चीज अप्लाई कर सकते थे। अभी इन दोनों के लिए कैलकुलेट करो, ऐड कर दो तो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन के लिए कितना आ रहा है, यहां से कैलकुलेट करोगे दैट विल कम आउट टू बी 35.5। अब बात बन रही है कि एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस हो सकता है, वो अब समझ में आ रहा है कि एटॉमिक मास के लिए हमें एक एवरेज कंसीडर करनी पड़ती है, लेकिन मास नंबर पक्की बात है कि एक आइसोटोप के लिए एक इंटीजर होगा, नो डाउट। ओके, इसके लिए अब एक एग्जांपल तो हमने कंसीडर कर लिया। आपके मॉड्यूल में एग्जांपल नंबर 1 है, वो आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है, सेम ग्राउंड्स पे करना है। ये फॉर्मूला के मॉड्यूल में दिया हुआ है, उसको यूज करो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके।